गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं। चलिए आज हम आपके लिए यूपी टेट का दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 43 से 48 तक लिए हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए हम इसको आज स्टार्ट करते हैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। पूरा एक्सप्लेनेशन आप देखिए क्वेश्चंस का। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन इतना लंबा भी नहीं हो जाएगा। बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखा करें, आप लोग तभी अच्छे कंप्यूटर बन पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 43। इससे पहले वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 42 तक लेकर के आए थे। अब ये 43 से स्टार्ट किया है और अप टू क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अगले वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 49 से शुरू करेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए, तो ये है आपका एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है। एक आपका वर्ग है, वर्ग का मतलब समझते हैं स्टूडेंट स्क्वायर, और समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इनकी एक भुजा उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ को इंग्लिश में कहते हैं कॉमन आर्म। तो देखिए हम इसको फिगर को थोड़ा बनाते हैं स्टूडेंट इस तरीके से। ये आपका हो गया स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा। ये आपका बन गया स्टूडेंट स्क्वायर, जिसको हम वर्ग कहते हैं, और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और एक हमने यहाँ पे बना दिया कॉमन साइड है। कॉमन साइड का मतलब जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है वही आपका साइड स्क्वायर का है। तो ये कॉमन आर्म हो गई। ये क्या हो गई? कॉमन आर्म इसको हम बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये आपकी कॉमन आर्म हो गई। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए यदि त्रिभुज की एक भुजा 4/3 सेंटीमीटर है, इसकी एक भुजा 4/3 सेंटीमीटर दी गई है, 4/3 सेंटीमीटर दी गई है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, जब इसकी एक भुजा 4/3 सेंटीमीटर दी गई है, दिस मीन्स दैट कि यहाँ पर ये भुजा समबाहु त्रिभुज है, तो ये भुजा और ये भुजा सब आपकी इक्वल हो जाएंगे। ध्यान दीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये भुजा जितनी है उतनी ये सब भुजाएं हैं आपकी, सब 4/3 सेंटीमीटर 4/3 सेंटीमीटर बराबर बराबर हो जाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है ना। अब कहते हैं इस आकृति का परिमाप बताओ। परिमाप को इंग्लिश में कहते हैं स्टूडेंट्स पेरीमीटर। तो हम यहाँ पर पेरीमीटर निकालने के लिए देखिए क्या होता है, जो बाउंडेड फिगर होता है पूरा उसका हम पेरीमीटर निकालते हैं। इस साइड से हमें स्टूडेंट्स कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। तो ये वाली साइड 5 जगह है मेरे पास, देखो यहाँ भी है, सभी इक्वल साइड है, इसलिए यहाँ भी 4/3 हो जाएगी, ये भी 4/3 है, ये भी आपकी 4/3 सेंटीमीटर है, और ये भी आपकी 4/3। इसका मतलब हम अगर 5 का मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो इस पूरे फिगर का पेरीमीटर आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या क्या हो जाएगा आपका पेरीमीटर या परिमाप। आकृति का परिमाप कितना हो जाएगा, आकृति का परिमाप बराबर हो जाएगा, परिमाप बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स 5 साइड हमें मिल रही है। यहाँ से देख लो ध्यान से, अगर इसको ए डाल दें, इसको बी डाल दें, इसको सी डाल दें, डी डाल दें, ई डाल दें, इसका मतलब क्या हो गया, परिमाप बराबर यहाँ पे हम लिख दें ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई और प्लस ई ए। और ये जो 5 साइड का परिमाप है, या तो इनको आप 4/3 को 5 बार लिख करके जोड़ दीजिएगा, या 5 का सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो हम यहाँ पे सीधा सीधा 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आसानी से आ जाएगा। तो 5 × 4/3, एक साइड कितनी है 4/3। परिमाप निकालने के लिए 5 साइड है मेरे पास, तो 5 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, या 4/3 को 5 बार लिख करके ऐड कर दीजिएगा। तो कितना आ जाएगा ये आपका 4×5 = 20/3। थोड़ा सा इसको कर दीजिए, तो 3 × 6 = 18, 6 सही 2/3। तो ये परिमाप आ गया 6 सही 2/3 सेंटीमीटर स्टूडेंट। देखते हैं हम कौन सा ऑप्शन करेक्ट है मेरे पास। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित होती है। 99 से, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 44, क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो 99 से विभाजित कौन सी संख्या हो रही, 99 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, से कौन सी संख्या विभाजित होगी। ठीक है, तो 99 से विभाजित होने वाली संख्या हमें निकालनी है स्टूडेंट्स। ठीक है ना, कि 99 से कौन सी संख्या विभाजित होगी। इनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 2 3 4। इनमें से कोई एक संख्या ऐसी है स्टूडेंट्स जो 99 से या 99 से डिविजिबल है। ठीक है ना। तो हम कैसे चेक करेंगे, तो देखो पहले 99 से कोई संख्या तब डिवाइड होगी स्टूडेंट्स, अगर 99 को ध्यान से देखें तो इस 99 का मतलब क्या हो गया, 11 × 9 स्टूडेंट्स। ठीक है ना, 99 का मतलब क्या हो गया, फैक्टर कर दिए तो 11 × 9 हो गया। और 11 से कोई संख्या कब विभाज्य होती है, जब इसके सम और विषम स्थानों के अंकों का
अगर हम डिफरेंस निकालें सम और विषम, अगर कोई संख्या मेरे पास है उसके सम और विषम अंकों के स्थानों का अगर हम डिफरेंस निकालें और वो डिफरेंस 0 आ जाए या फिर डिफरेंस ऐसा नंबर आए कि वो 11 से डिवाइड हो जाए, तो हम कह देते हैं स्टूडेंट्स कि संख्या भी 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर 9 का क्या रूल होता है कि सम ऑफ डिजिट्स, अगर हम सभी संख्या जो दी गई है उस संख्या के अगर डिजिट्स का हम सम कर लें या जोड़ कर लें, ठीक है ना, और वो अगर जोड़ जो संख्याओं का जोड़ आएगा, संख्याओं का जोड़ या सम जो आएगा अगर वो 9 से डिवाइड हो जाता है तो गिवन संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। स्टूडेंट्स पूरा समझ लीजिएगा। उसके बाद जब हमें कोई संख्या 11 और 9 से डिवाइड होने वाली मिल जाती है तो 11 नंबर 99 यानी तो वो संख्या 99 से भी डिवाइड हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स हम लेते हैं कि संख्या, तो देखिए हमें ऑप्शन बाई ऑप्शन लेना पड़ेगा। तो हम पहले ऑप्शन की संख्या को लेकर चलेंगे यहाँ पर, ठीक है ना स्टूडेंट, पहले ऑप्शन की संख्या को हम लेकर चलेंगे और देखेंगे क्या पोजीशन है उसकी, ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए हम पहले नंबर की संख्या को लेकर चलते हैं। तो पहले ऑप्शन में हमें क्या दिया था, पहले वाले ऑप्शन में हमें क्या दिया था, देखो पहले वाले ऑप्शन का नंबर मेरे पास क्या है 11, 43, 45। क्या है नंबर 11, 43 और 45, ये मेरे पास नंबर है। तो ये देखिएगा ये 1, 3, 5 ये ऑड नंबर वाली पोजीशन है। कौन सी ये ऑड नंबर वाली पोजीशन है। और ऊपर देखें ये वाले नंबर जो ऊपर की तरफ एरो लगा रहे हैं ये इवन प्लेस वाली संख्याएं हैं, 2, 3, फिर 4, फिर 6, 6वें नंबर पर, तो ये सम पोजीशन वाली संख्या है, इवन, ये इवन पोजीशन वाली संख्या है। हम क्या करेंगे कि पहले इनको देखते हैं, इवन पोजीशन वाली संख्या है 1, 1, 3, 5। तो हम 1 + 3 + 5 ले लेते हैं और माइनस डिफरेंस निकालेंगे। 11 के लिए चेक कर रहे हैं कि 11 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो 11 का रूल तो मालूम है आपको। और यहाँ पे कितना है 1 + 4 और +4, ये आ गई मेरे पास, ये और पोजीशन वाली संख्याएं हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम देखेंगे इनका डिफरेंस क्या है। तो हम ध्यान से अगर देखें तो इसका सम हो गया 9 और माइनस इसका भी सम हो गया 9, तो डिफरेंस क्या आ गया 0। अब जब 0 डिफरेंस आ जाए या डिफरेंस 11 आ जाए तो वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पर हमने डिफरेंस क्या निकाला 0 निकाला, इसका मतलब संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी स्टूडेंट। तो देयरफॉर नंबर डिविजिबल बाय 11 से ये नंबर डिवाइड हो गया। अब हम इसी नंबर को चेक करेंगे कि क्या ये नंबर 9 से भी डिवाइड है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनके सारे डिजिट्स का सम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सारे डिजिट्स का सम निकालेंगे। और सम निकालने के बाद हम देखते हैं कि क्या ये संख्या 9 से डिवाइड हो रही है। तो सम ऑफ डिजिट्स इसके कितना है, सबका डिजिट कर लो सम। हम आप 9 के लिए चेक कर रहे हैं तो 1 + 1 + 4 + 3 + 4 + 5, ये सब हमें ऐड करने में कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। इनका सबका सम कितना आ जाएगा, डिजिट का सम 18, अंकों का योग 18 आ गया। अब 9 से क्या ये 18 डिवाइड हो रहा है, तो हमारा जवाब होगा डिवाइड हो रहा है। कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है। इसका मतलब ये संख्या कंप्लीट 9 से, इनके अंकों का जो सम है वो तो कंप्लीट 9 से डिवाइड हो रहा है। अब हमें ध्यान देने वाली बात ये है, ये संख्या 11 से भी डिवाइड हो रही है, ये संख्या 9 से भी डिवाइड हो रही है। 11 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 होता है। इसका मतलब ये संख्या 99 से भी या 99 से भी डिवाइड हो जाएगी। So therefore the number या संख्या, कौन सा नंबर था मेरे पास 1 1 4 3 4 5 is divisible by 99, ठीक है। अब आगे के ऑप्शन स्टूडेंट्स आप लकी हैं कि पहले ही ऑप्शन में सही आंसर रखा हुआ था, तो आगे के ऑप्शन करने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं लेकिन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा पहला ही वाला ऑप्शन आपका मिल गया स्टूडेंट्स, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये इसका क्वेश्चन नंबर 44 का फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब हम चलते हैं आगे की ओर। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 45 को जरा गौर से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या कह रहे हैं, पाई क्या है, व्हाट इज पाई। वो पाई के बारे में कह रहे हैं कि पाई क्या है। नीचे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए स्टूडेंट्स। परिमेय संख्या है मतलब रेशनल नंबर है, पूर्णांक संख्या है मतलब इंटीजर्स हैं,
अभाज्य संख्या है मतलब प्राइम नंबर्स है, अपरिमेय संख्या है मतलब इरेशनल नंबर्स है। ये पाई है कौन सा नंबर कहलाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कक्षा 8 का क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स। आपने पढ़ा होगा पाई के बारे में। एक हम अगर धागा ले लें और धागा को गोलाई में इस तरीके से करें, वो जो प्रोसेस आपने देखा होगा, पाई की वैल्यू बड़ी मुश्किल से निकाली गई है स्टूडेंट्स। पाई की वैल्यू जो निकाली गई है वो कैसी वैल्यू आती है, वो इस प्रकार की वैल्यू होती है 3.142 इस तरीके से आती है, 3.142 एंड सो ऑन। लिखते चले जाओ, आप जब तक चाहोगे तब तक लिखोगे, लेकिन ये कभी पाई जो है न खत्म होने वाली संख्या है, ठीक है ना। तो ये कैसे हैं, ये जो आते हैं डिजिट में इनके नंबर डेसिमल, जब हम पाई की वैल्यू को हमने जब डिस्कवरी की तो इसके नंबर इस टाइप में मिले। और ये कैसे नंबर है, ये नॉन रिपीटिंग होते हैं। और नॉन रिपीटिंग का मतलब समझते हैं, अनावर्ती, यानी कि जिनकी बार बार आवृत्ति न हो। तो नंबर इस तरीके के आते हैं तो इनकी कोई रिपीटेशन नहीं होता है। तो नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ये नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, मतलब न तो ये रिपीट होता है किसी एक स्थान से लेकर के फिर वही स्थान तक आने लगे, न तो ये रिपीटिंग नंबर है और न ही टर्मिनेटिंग नंबर और न ही ये कभी ये खत्म होने वाला नंबर है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के नंबर को क्लास 8 में आपको पढ़ा होगा, नॉन रिपीटिंग, अशांत जिनको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी अशांत, कभी शांत ना हो, कभी कटे ना पूरे पूरे, ठीक है ना। और नॉन रिपीटिंग जिनकी एक होती है रिपीटिंग, जिनकी जो बार बार आती है वही नंबर। ये नॉन रिपीटिंग यानी बार बार वो चीज़ नहीं आती है, तो इसलिए ये कैसी कंडीशन है, नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसलिए पाई जो है ये किसमें पहुंचता है, ये कौन सी दशा बताता है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ये इरेशनल नंबर में ही आता है स्टूडेंट, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या में। तो यहाँ पर इसलिए हमारा ये, इसको आप ध्यान रखिएगा, आगे फिर किसी कंपटीशन में पूछा जाएगा। तो हमारा ये यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया स्टूडेंट, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट छोड़ देते हैं और बाकी समय के अभाव में छोड़ आते हैं। जिनको हैवी प्रैक्टिस नहीं होती, जिन्होंने नहीं सॉल्व किए हैं या जिन्होंने वो क्वेश्चंस नहीं कभी करे हैं या उनके टच में नहीं रहे हैं, तो वो केवल क्वेश्चन देख करके ही छोड़ देते हैं, अरे ये क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा और बस छोड़े आते हैं, ठीक है ना। तो देखिए चलिए हम क्वेश्चन नंबर अब बढ़ते हैं आपके 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 है मेरा, देखिए स्टूडेंट्स, यदि 10 टू द पावर 3x बराबर 125 हो, 10 टू द पावर 3x, क्वेश्चन नंबर 46 सॉल्यूशन। 10 टू द पावर 3x दिया है, 10 टू द पावर 3x बराबर 125 स्टूडेंट, ठीक है ना। तो 10 टू द पावर -2x का मान निकालिए, 10 टू द पावर -2x की वैल्यू फाइंड करनी है मुझे, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो बात की बात है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो 10 टू द पावर 3x बराबर 125 दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा सिस्टम नहीं बन रहा है कि हम पावर की कंपेयर करके बेस को इक्वल कर लें, ठीक है ना, बेस को इक्वल करके और हम इसको बना लें। ऐसा कोई अगर मेरे पास चीज़ आ जाए तो हम इसको कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस चीज़ का लॉग ले लेंगे, इस चीज़ का दोनों पक्षों में लॉग ले लेंगे। दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, लॉग बहुत काम की चीज़ है, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, लॉग ले लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग 10 टू द पावर 3x और ये बराबर हो जाएगा लॉग, ये 125 है ना, तो इसको 5 की पावर 3 और लिख देंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। 125 क्या होगा, 5 25 पंजा 125, ऐसे भी लिख देंगे। तो लॉग हमने ले लिया तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए लॉग m की पावर n, ये फॉर्मूला होता है लॉग m की पावर n बराबर होता है n लॉग m, ठीक है ना, ठीक है ना। तो दोनों को हम उसी तरीके से कर देंगे तो ये आ जाएगा 3x लॉग, 3x लॉग कितना आ जाएगा मेरे पास 10 और 10 बेस, लॉग 10 बेस, ठीक है ना, 10 बेस होता है। तो ये आ गया और बराबर इधर कितना आ गया 3 लॉग 10 बेस 5,
ये आ गया मेरे पास स्टूडेंट, ठीक है ना। इसको हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया और चेंज करने के बाद हमने इसको इस तरीके से बना लिया। अब इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए क्या है, तो ये जो आपका 3x log 10 है, इसको थोड़ा सा हम ध्यान से अगर देखें तो आपने देखा होगा log e बेस e इक्वल्स टू 1 होता है स्टूडेंट्स। तो देयरफॉर log 10 बेस 10 इक्वल्स टू भी 1 हो जाएगा। तो इस चीज की जगह पर हम स्टूडेंट्स 1 रख देंगे, तो 3x इंटू 1 बराबर 3 और log 10 बेस, और ये जो 5 लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, हम चाहें तो इस 5 को भी चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, 5 को हमने लिख दिया 10/2, हम 10 के बेस में लाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये log m अपॉन n से ये भी आपका खुल जाएगा। log m अपॉन n क्या होता है, log m अपॉन n बराबर log m माइनस log n। यहाँ पे ऊपर तो ये 3x का वर्णन करेंगे, तो 3x हो गया और बराबर इधर 3, और ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट लगा दो log m अपॉन n, तो ये log हो जाएगा 10 बेस 10 और माइनस log 10 बेस 2 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। तो देखिए यहाँ पे फिर log 10 बेस 10 मेरे पास आ गया, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो हम फिर रिप्लेस कर देंगे, तो 3x बराबर 3 और यहाँ पे आ गया 1 माइनस log 10 बेस 2, ठीक है ना स्टूडेंट। यहाँ पर log 10 की वैल्यू 10 बेस 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब देखिए हमने क्या किया, 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, ठीक है ना स्टूडेंट। तो 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, या एक काम और कर सकते हो, अभी लो एक सेकेंड, यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये 3 से 3 कैंसिल कर सकते हो, ऐसे हो जाएगा। तो x बराबर मेरे पास आ गया 1 माइनस log 10 बेस 2, x की वैल्यू मेरे पास ये आ गई, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू मेरे पास निकल आई 1 माइनस log 10 बेस 2, ठीक है ना। अब हमें x की वैल्यू जो हमने निकाल ली, तो हमें पूछा क्या गया था, इसका मान पूछा गया था। तो देखिए देयरफॉर, अब इसकी वैल्यू कैसे निकालें, हम इसको यूज करेंगे। तो देयरफॉर 10 की पावर माइनस 2x बराबर कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 2 और x की जगह हम लिख देंगे 1 माइनस log 10 बेस 2। इस तरीके से x की जगह पे हमने यहाँ पर ये वाली वैल्यू x की रख दी, और 2 तो है ही हमारे पास उसमें ऊपर पावर में, तो 2 वैसा ही आपका बना रहेगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। इनको थोड़ा सा हम और सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद क्या लाएंगे, ध्यान से देखना, इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर माइनस पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टू दी पावर हो जाएगा -2 और माइनस माइनस प्लस, और कितना आ जाएगा 2 log 10 बेस 2, ठीक है ना। अब इनको थोड़ा और हम अलग अलग कर देंगे, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 10 की पावर -2 तो आ ही जाएगा, और साथ में कितना आ जाएगा इंटू 10 की पावर 2 log 10 बेस 2 आ जाएगा, क्योंकि जब बेस इक्वल होते हैं तभी पावर ऐड होती हैं। तो हमने यहाँ पे बेस को इक्वल है तभी तो ये पावर लगे, तो ये प्लस का साइन यहाँ से तोड़ दिया, तो इस तरीके से हमने इसको अलग अलग करके लिख दिया। अब हम इस चीज को गौर से देखेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या होता है, जब 10 बेस में कोई चीज होती है, ये 10 बेस में लिखी हुई है, तो ये कितना आ जाता है 10 की पावर -2 और इंटू ये कितना आ जाएगा 2 log 10 बेस 2, 10 की पावर में, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2, ठीक है ना। 2 तो ये होता है log 10 बेस 2, इसकी वैल्यू भी 2 आ जाती है, ठीक है ना, 10 के ऊपर लगा इसलिए। तो ये कितना आ गया आपका 1/100 लिख सकते हैं इसको, और इंटू ये 4 लिख सकते हैं, तो ये आ गया 4/100। इसको कट कर दीजिएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0 फिर 2 से काट दीजिएगा तो 25, तो 1/25 स्टूडेंट। तो इस तरीके से मेरा बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो गया स्टूडेंट, ठीक है ना। चलिए अब हम थोड़ा सा 10-20 सेकेंड का ब्रेक लेते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा सा पानी पी लूँ, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ तुरंत, ठीक है। तब तक आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। अब चलिए स्टूडेंट्स, ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब मेरा है क्वेश्चन नंबर
47 स्टूडेंट्स। चलिए 47 क्वेश्चन को हम देखते हैं गौर से। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपकी कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट होनी चाहिए स्टूडेंट, ठीक है ना, तभी आप ऐसे क्वेश्चन से निपट पाते हैं। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन टाइम लेता है थोड़ा सा सॉल्व होने में, वहाँ आपके पास समय कम होता है, तो इसलिए आपको ध्यान रहे कि बहुत ही स्पीड से काम होना चाहिए, ठीक है ना। जितनी स्पीड आपकी निकली होगी कैलकुलेट करने में वैल्यू को, प्रॉब्लम को, तो उतना ही आप आराम से काम कर लेंगे। अदरवाइज फिर आपको दिक्कत ही होगी, टाइम आपके पास बचेगा नहीं, तो बहुत से मैथमेटिक्स बच्चों को छूट जाता है इसीलिए। चलिए तो देखिए 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 तथा शेषफल 43 प्राप्त होता है, तो भाजक होगा। कक्षा 5 का क्वेश्चन है बच्चे, कक्षा 5 से इस क्वेश्चन को लगाते हैं। तो देखिए क्या होता है मेरे पास फार्मूला, क्वेश्चन नंबर 47 फार्मूला होता है मेरे पास भाज्य बराबर भाजक गुणा क्या बोलते हैं भजनफल, भजनफल और प्लस शेषफल, ये बोलते हैं, ठीक है ना। भाज्य बराबर ठीक है ना, भाज्य बराबर भाजक गुणा भजनफल प्लस शेषफल। भजनफल का मतलब जो कोसेंट आपका होता है, या भागफल कह सकते हो, भजनफल कह सकते हो, या भागफल कह सकते हो, एक ही बात होती है, भागफल आता है। तो देखिए मेरे पास क्या क्या दिया है, 16,075 को किसी ऐसी संख्या से भाग देने पर, इसका मतलब 16,075 ये मेरे पास क्या चीज दी गई है स्टूडेंट्स, भाज्य दिया गया है 16,075, ठीक है ना। और किसी संख्या से भाग देने पर, ठीक है ना, किसी संख्या से हमने भाग दिया तो इसको हम क्या कहते हैं, जिससे भाग देते हैं वो भाजक कहलाता है, ठीक है ना। तो ये भाजक तो दिया नहीं हमें, उन्होंने कह दिया किसी संख्या से भाग देने पर, ठीक है ना। 167 भागफल प्राप्त होता है, तो 167 भजनफल या भागफल की जगह रख दीजिएगा, और प्लस 43 हमें रिमाइंडर प्राप्त होता है, तो इसकी जगह 43 रख दीजिए स्टूडेंट, शेषफल की जगह या रिमाइंडर की जगह, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। अब हम इसको भाजक निकालेंगे, तो पहले 43 को इधर ले आए स्टूडेंट, तो 16075 माइनस 43 और बराबर आ जाएगा भाजक और गुणा 167, ठीक है ना। इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा स्टूडेंट, तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 16,032, तो ये आ जाएगा 16,032 और बराबर भाजक, ठीक है ना, और गुणा 167, तो भाजक बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो भाजक बराबर हो जाएगा 16,032 बटे 67, तो ठीक है। इसको स्टूडेंट्स कट कर दीजिएगा, जब इसको कट करेंगे तो कट करने को मेरे पास आ जाएगा 96, जब आप भाग देंगे तो भाजक मेरे पास कितना आ गया स्टूडेंट्स 96। तो देखिए 96 इसमें कौन सा ऑप्शन है स्टूडेंट्स, तो 96 मेरे पास आ गया 96 मेरे पास आ गया थर्ड ऑप्शन में स्टूडेंट, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अब चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और है आपका इस सेट का, इसको भी मैं जल्दी से खत्म कर रहा हूं। तो लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 48। तो क्वेश्चन नंबर 48 की हम बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है, 50 से छोटे धन पूर्णांकों में पॉजिटिव इंटीजर्स, धन पूर्णांकों को स्टूडेंट्स पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, और 50 से छोटे पूछ रहे हैं, ठीक है ना। मैं अभाज्यों की संख्या है, अभाज्य का मतलब प्राइम नंबर जो किसी से नहीं करते हैं, सिर्फ अपने से या खुद से कटते हैं या एक से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। एक का भाग देंगे तो वो अभाज्य संख्याएं कट जाती हैं, उतनी ही बात, और या फिर अपने नंबर से कटती हैं, उनको अभाज्य संख्या या इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं 50 से छोटे कौन कौन से आते हैं। तो हम गिनती अगर लिख लें वैसे भी कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा दिमाग सोच करके काम करना होगा तो अभाज्य संख्याएं आप जानते हैं कहाँ से शुरू होती हैं, अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स, तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, प्राइम नंबर 2 से शुरू होती हैं। तो 50 से छोटी सब लिखना मारो, यहाँ पे 2 लिख दिया, फिर हमने 3 लिख दिया, 4 आएगा नहीं, कट जाएगा, 5 भी आ जाएगा, 5 के बाद 6 नहीं आएगा, 7 आ जाएगा, 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, 11 आ जाएगा, 12 नहीं आएगा, 13 आ जाएगा, 14 नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा, 16 नहीं आएगा, 17 आ जाएगा, 18 नहीं आएगा, 19 आ जाएगा, 20 नहीं आएगा, 21 नहीं आएगा, 22 नहीं आएगा, 23 आ जाएगा, 24 नहीं आएगा, 25 नहीं आएगा, 26 नहीं आएगा, 27 नहीं आएगा, 28 नहीं आएगा, 29 आ जाएगा, फिर 30 नहीं आएगा, 31 आ जाएगा, 31 के बाद 32 नहीं आएगा, 33 नहीं आएगा, 34 नहीं आएगा, 35 नहीं आएगा, 36 नहीं आएगा, 37 आ जाएगा, 37 के बाद 38 नहीं आएगा, 39 आ जाएगा, 39 के बाद 40 नहीं आएगा, 41 आ जाएगा, 41 42 नहीं आएगा, 43 आ जाएगा, 43 के बाद 44 नहीं आएगा, 45 नहीं आएगा, 46 नहीं आएगा, 47 आ जाएगा, 48 49 50 और कोई नहीं आएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने ये सारी संख्याएं लिख दी, यानी कि ये सभी नंबर्स हमारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जरा हम इनकी काउंटेशन करते हैं कि ये सारे प्राइम नंबर्स कितने हैं। तो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक इसमें 39 नहीं है स्टूडेंट की, 3 से कट जाती है। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो कुल नंबर्स हो गए स्टूडेंट्स, कुल संख्याएं, कुल अभाज्य संख्याएं आ गई मेरे पास, कुल अभाज्य संख्याएं, कुल अभाज्य संख्याएं आ गई मेरे पास बराबर 15। ये 15 अभाज्य संख्याएं हैं जो मेरी इसमें प्राइम नंबर से अभाज्य संख्याएं 50 से छोटे वाले में आ गई। तो इसके फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से आज हमने आपको पार्ट 2 में यूपी टेट प्राइमरी लेवल का क्वेश्चन नंबर 43 से 48 तक सॉल्व किया। अगले पार्ट 3 में हम आपके 40 नंबर 9 से फिर 6 प्रॉब्लम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए विदा दें स्टूडेंट्स, आज्ञा दें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।